गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर टेक एकेडमी। आई एम अरुण तिवारी। आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट सेशन। दिस नेक्स्ट सेशन इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स। देखिए, थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि कितने एफर्ट हुए आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक पहुंचने तक। हमने जैसा कि पहले क्लास में और दूसरे क्लास में बताया था, स्पेशली जब हमने फीचर ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, हमने कहा था इंसान स्वभाव से आलसी होता है और वो अपने काम को हमेशा शॉर्ट करना चाहता है। वो अपना समय बचाना चाहता है, वो अपने मेहनत को भी बचाना चाहता है और वो उस काम को ऑटोमेटिक प्रक्रिया के रूप में करना चाहता है जिससे कि उसमें समय कम लगे और साथ ही साथ गलतियां भी कम हो। इस दिशा में ऐसा नहीं कि केवल आज ही प्रयास चल रहे हैं, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। राइट फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की जब विकास का क्रम चल रहा था तब से ऐसा चलता आ रहा है। इंसानों ने गिनना सीखा और गिनने के लिए पहले वो खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाओं का सहारा लेता था। तभी से विकास के क्रम में ऑटोमेशन की शुरुआत हो गई थी। हर काम को वो ऑटोमेटिक करना चाहता था। वो चाहता था कुछ ऐसा हो जाए कि वो जोड़ना घटाना ऑटोमेटिक हो जाए। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाना पड़ता है और सिखाने में बहुत समय बहुत मेहनत लगता है। तो आदमी अपने एफर्ट को बचाने के लिए, इंसान अपने एफर्ट को बचाने के लिए इन काम को ऑटोमेटिक करने की कोशिश करता है। हमारे पूर्वजों ने कोशिश की कि कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए जो गिनने का काम कर सके, जो जोड़ने घटाने का काम ऑटोमेटिकली कर सके। और इस दिशा में बहुत लोगों ने प्रयास किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने प्रयास किया, बट दुर्भाग्य से कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस विकास के क्रम में जो सबसे पहला नाम लिया जाता है वो लिया जाता है हमारे ब्लेज पास्कल साहब का। नाम आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रयास किया कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए कुछ ऐसा यंत्र बनाया जाए जो नंबर्स को ऐड करने में मदद करे। तो उन्होंने जो मशीन बनाया वो एक मैकेनिकल डिवाइस था, एक लकड़ी का बॉक्स टाइप था जिसके अंदर गियर्स और पुलीस की मदद से उन्होंने कुछ यंत्र बनाया था और ऊपर ऐसे कुछ डायल्स थे, रेगुलेटर जैसा समझ लो, फैन का रेगुलेटर होता है ना, कुछ उस टाइप का डायल्स बनाया। और इन डायल्स पे 1 2 3 4 इस तरह से 0 से लेकर के 9 तक मेंशन रहता था, है ना। यहाँ पर प्लस और माइनस का कुछ मेंशन होता था, यहाँ पे फिर नंबर का मेंशन होता था 0 से लेकर के 9 तक का। और फिर जैसे ही पहले नंबर पे सपोज आपने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 सेट कर दिया तो नंबर हो गया आपका 23। इसको प्लस पे सेट कर, सॉरी दूसरा पे आपने जब यहाँ सेट किया सपोज 5 और 6 तो ये नंबर हो गया 56। और जैसे ही आपने इसको प्लस पे सेट किया तो अपने आप ही ये 23 और 56 होता है 79। तो ये वाला 7 पे और ये 9 पे घूम जाता था। आपको पता लग गया
कि ये क्या हो गया, ऐड होकर के रिजल्ट आया 79। ये पहली दफा हमारे ब्लेस पास्कल साहब थे जो ऐसा करने में सफल हुए। इसके पहले हम लोग जोड़ने घटाने के लिए अलग अलग यंत्र का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एबाकस का। इसका आविष्कार चाइना वालों ने किया था। चलो, चाइना वालों ने कुछ तो अच्छा किया शायद। ये एबाकस की मदद से उन्होंने एक तरीका, एक प्रोसेस इन्वॉल्व स्टार्ट किया था, जिसमें वो नंबर्स को जोड़ने घटाने का काम आसानी से कर लेते थे। ओके, तो उस काम को भी आसान कर दिया हमारे ब्लेस पास्कल साहब के इस ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ने। इसके कंप्यूटर तो नहीं कहा जा सकता, ये एक कैलकुलेटर था, बट ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। उस समय जहां पर कोई भी चीज जोड़ने घटाने का ऑटोमेटिक नहीं था, ये एक पहला यंत्र था जो नंबर्स को जोड़ने घटाने का काम कर लेता था। ये पूरी तरह से मैकेनिकल डिवाइस पे आधारित था, बट ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी का बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होते होते आजकल जो हमें आज कंप्यूटर दिख रहा है, हम वहां तक पहुंचे हैं। इसीलिए इनके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया गया पास्कल। इस लैंग्वेज को डेवलप करने वाले जो लोग थे, उनका नाम था जेनसन एंड वर्थ ने। दो डेवलपर थे, उनका नाम था जेनसन और दूसरे का नाम था वर्थ। इन दोनों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था, बट अपना सम्मान इनके प्रति प्रकट करने के लिए उस लैंग्वेज को नाम दिया गया पास्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्कल साहब का जो कैलकुलेटर था, वो हमारे आधुनिक कंप्यूटर का पहला स्वरूप माना जा सकता है, राइट? बट ये सही मायने में कंप्यूटर तो था नहीं। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने अलग अलग तरीकों से कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया, बट दुर्भाग्य से कोई भी सफल नहीं हुआ। यहां तक कि जो एक बहुत ही फेमस नाम है, अगर आप लोग ने सुना हो, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे। इनका एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। बड़ी रहस्यमयी सी मुस्कान है उस पेंटिंग पे। आज तक लोग नहीं समझ पाए कि वो हंस रही है कि रो रही है। वो एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे, डिज़ाइनर भी थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर का भी डिज़ाइन बनाया था, एरोप्लेन बनाने की भी कोशिश की थी, बट दुर्भाग्य से न तो वो एयरप्लेन बनाने में सफल हुए, ना हेलीकॉप्टर बनाने में सफल हुए। उन्होंने कंप्यूटर बनाने का भी प्रयास किया था, बट दुर्भाग्य से वो भी सफल नहीं हुए थे। इसके अलावा भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया, बट कोई भी सफल नहीं हुआ। जो सबसे सार्थक प्रयास माना जाता है, वो माना जाता है चार्ल्स बैबेज का। अभी पिछले सेशन में हमने आपको उन्हीं के द्वारा बनाए गए ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया था।
उन्होंने पहली दफा कंप्यूटर के काम करने के सिद्धांत को सही सही सामने रखा। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसके पहले जितने लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे सब फेल हो गए थे। ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर के काम करने के सिद्धांत को बिल्कुल सही सही दिया था, और आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं सब उसी सिद्धांत पे काम करते हैं। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। राइट। इन्होंने 2 कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी, एक नहीं 2। इन कंप्यूटर्स को नाम भी दिया था इन्होंने। पहले कंप्यूटर को नाम दिया था डिफरेंशियल इंजन, और दूसरे कंप्यूटर को नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। बट दुर्भाग्य से दोनों ही कंप्यूटर बन नहीं पाए। अब नहीं बन पाने के पीछे कारण क्या था? यह नहीं था कि उनका सिद्धांत गलत था, सिद्धांत तो उनका बिल्कुल सही सही था, बट इस कंप्यूटर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो पार्ट्स की जरूरत थी, जो कंपोनेंट्स की जरूरत थी, वो दुर्भाग्य से उस समय उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से वो सफल नहीं हो पाए अपना ये दोनों ही कंप्यूटर बनाने में। बट उसको बनाने के लिए जो सिद्धांत का प्रयोग किया गया था वो बिल्कुल सही था, और बाद में जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसी सिद्धांत पे ये सारी चीजें काम करती हैं। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा ही पेट क्वेश्चन है सभी का। कई जगह मैंने IAS PCS तक के एग्जाम में ये देखा है, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, उनके बनाए गए 2 कंप्यूटर्स के नाम क्या हैं, या इनमें से कौन से कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाए थे, नहीं बनाने की कोशिश नहीं की थी। तो ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। फिलहाल आपको ये छोटी सी हिस्ट्री के बारे में हमने बताया, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताया, और उसके बाद भी कई लोगों ने बनाने का प्रयास किया। बट उसके बाद जो पहला एफर्ट, सार्थक एफर्ट, नोटिसेबल एफर्ट जिसे कहते हैं, वो आता है, तो नाम आता है प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन का। ये जो प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन थे, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और AT&T बेल लैबोरेटरीज, ये बड़ा ही फेमस नाम है, आप लोग अक्सर इसके बारे में सुनते होंगे। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर संबंधित रिसर्च में इनका नाम आता है। तो प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन और उनके कुछ रिसर्च स्टूडेंट ने मिलकर के AT&T बेल लैबोरेटरीज में पहला कंप्यूटर, हालांकि पहले कंप्यूटर, उसके पहले कंप्यूटर बने थे, बट जो सार्थक कंप्यूटर जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसका निर्माण किया, और उसका नाम था इनियाक। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
and calculator. I'm sorry. ये एक माइलस्टोन है आपके कंप्यूटर के विकास के क्रम में। जो फुल फ्लेजेड कंप्यूटर पहला माना जाता है वो इसी को माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसका विकास किया था प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन एंड उनके रिसर्च स्टूडेंट्स ने मिलकर के। उन्होंने चार्ल्स बेबेज के ही डिजाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपना कंप्यूटर बनाया था। यहीं पर हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जरा सा हम अपने नोट्स पे वापस आते हैं। अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम पे ध्यान दें तो आप देख रहे हैं लगभग वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो ब्लॉक डायग्राम के जो हमारे चार्ल्स बेबेज साहब ने दिया था, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक नीचे बॉक्स बनाया है, इसको नाम दिया इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि इनपुट और आउटपुट के सिस्टम को कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है इसे आप कहेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और ऊपर वाला इन्होंने मेमोरी सिस्टम को सीपीयू के बाहर किया, बोला कि ये सीपीयू का पार्ट नहीं है, ये अलग से मेमोरी सिस्टम है जहां पे हमारा डेटा स्टोरेज, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है। चीजें वही हैं बट थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा आपको। और इन्होंने सीपीयू के 3 पार्ट्स अलग बताए, ध्यान दीजिए। एएलयू वहां भी था, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। ऑपरेशनल रजिस्टर ये नया पार्ट है जो वहां पे नहीं दिख रहा था, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट, ये वहां पे भी था। वहां पे हम 3 पार्ट थे में एमयू, सीयू एंड एएलयू। यहां पे एमयू को बाहर कर दिया गया और एक नया पार्ट अंदर बनाया गया जिसे कहते हैं ऑपरेशनल रजिस्टर। कुछ लोग इसे जनरल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जनरल पर्पस रजिस्टर या ऑपरेशनल रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। यहां पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों लगते हैं। काम बिल्कुल वही, इनपुट डिवाइस से इनपुट जाएगा, पहले जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से आपका डेटा इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट की मदद से आएगा अंदर सीपीयू के अंदर, और यहां पर सारी प्रोसेसिंग एएलयू करेगा। अब ये ऑपरेशनल रजिस्टर या जिसे हम जीपीआर कहते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, इसका क्या रोल है इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, हमारे पास जो जीपीआर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर या ऑपरेशनल रजिस्टर, इसको कुछ लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होता है, राइट। तो इंटरनल मेमोरी कह लो या जनरल पर्पस रजिस्टर कह लो या ऑपरेशनल रजिस्टर कह लो, तीनों एक ही चीज है। अब इसका पर्पस क्या है? जब हम या आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कई दफा कुछ इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स होते हैं या टेम्पररी रिजल्ट्स होते हैं जो आगे हम यूज करते हैं, ठीक है।
और ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो आपको दे दिया 5.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.3। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसके लिए आप एक कॉपी लेते हो, कॉपी का सहारा लेते हो। कॉपी में रफ नोटबुक में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर लिखते हो और उसको सर्च करके फिर फाइनल रिजल्ट आप देते हो। ये जो टेम्पररी कैलकुलेशन करने के लिए जगह मिली आपको, वो है आपका रफ नोटबुक। उसी प्रकार से जब एएलयू कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करता है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या रिजल्ट के स्टेटस वगैरह को स्टोर करने के लिए उसे कुछ जगह की आवश्यकता होती है, और उस जगह को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी या ऑपरेशनल रजिस्टर्स या जनरल पर्पस रजिस्टर्स। एक सीपीयू के चिप के ऊपर, सर्किट के ऊपर कंट्रोल यूनिट का सर्किट होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का सर्किट होता है, और साथ ही साथ कुछ इंटरनल मेमोरी भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स और ऑपरेशनल रजिस्टर। जिस सीपीयू में जितने अधिक और अलग अलग तरह के ये रजिस्टर्स होंगे, वो सीपीयू उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। तो ये हमारे प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर था। यहां पर अगर आप देखें, मेमोरी यूनिट से डेटा जाने का एक ही रास्ता, एक ये रास्ता जो दिख रहा है, ये केवल इनपुट आउटपुट से ऊपर जाने का था, इनपुट से मेमोरी यूनिट में जाने का था। तो होता क्या था कि हमारा जो प्रोसेसर, ये जो होता है सीपीयू, ये हमारे कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट होता है, सबसे फास्टेस्ट, इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है, राइट। अब देखिए, सीपीयू को काम करने के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, निर्देश, और चाहिए डेटा, ठीक है ना। निर्देश यहां से आया मेमोरी यूनिट से, डेटा भी कहां से आएगा, मेमोरी यूनिट से। डेटा और इंस्ट्रक्शन आने के लिए केवल एक रास्ता है। अब ये जाहिर सी बात है, जब तक इसको इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं मिल जाएगा और जब तक इसको डेटा पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक ये काम नहीं कर पाएगा। भले ही इसकी क्षमता बहुत अधिक हो, बट यहां से मेमोरी बहुत स्लो है आपके किसकी तुलना में, सीपीयू की तुलना में हजारों लाखों गुना ज्यादा स्लो है। हमारा सीपीयू मेमोरी से लाखों गुना ज्यादा फास्ट काम करता है। अब डेटा ट्रांसफर कहां से होगा, मेमोरी से। मेमोरी कहां है, बाहर। आएगा कहां, सीपीयू के अंदर। तो डेटा ट्रांसफर में कुछ तो समय लगेगा, भले ही वो माइक्रो सेकेंड्स में क्यों ना हो। समझ में आ रही बात। तो ये जो जब तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्या उस कुछ माइक्रो सेकेंड्स के दौरान हमारा सीपीयू काम कर पाएगा, आंसर इज नो। तो जिस दौरान वहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कहां से, मेमोरी यूनिट से सीपीयू के अंदर, उस दौरान हमारा प्रोसेसर आइडल है, खाली बैठा हुआ है। वो काम तब करेगा शुरू जब डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, भले ही उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो उस स्पीड से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे उस स्पीड से डेटा नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि डेटा ट्रांसफर का केवल एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। तो ये एक गति अवरोधक का काम करता है, प्रोसेसर की स्पीड कम कर देता है, प्रोसेसिंग की स्पीड कम कर देता है। इसी को कहते हैं वॉन न्यूमैन बॉटलनेक, वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। अब कुछ ऐसा समझो, मान लो कि मैं घर बनवा रहा हूं, मान लो
मैं एक घर बनवा रहा हूं और मेरे पास जो मिस्त्री है जो दीवार उठाता है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एफिशिएंट मिस्त्री है। वो सपोज मान लेते हैं उसकी क्षमता है कि 1 घंटे के अंदर वो 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर सकता है, अच्छी स्पीड है। 1 घंटे के अंदर 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है। बट हमने जो लेबर उसको दिए, अब लेबर उसको क्या देगा? लेबर पहुंचाएगा उसको ईंटा, सीमेंट, बालू का घोल। अगर ये जो लेबर है ये सुस्त मिल गया तो भले ही हमारे मिस्त्री की क्षमता 1 घंटे में 4 फीट दीवार जोड़ने की है, क्या वो उस स्पीड से काम कर पाएगा? आंसर इज नो। भाई जब वो धीरे धीरे ले आके देगा तो वो क्या करेगा? अपना काम करेगा। तो हम लोग जब देखते हैं कि हमारा क्या है, मिस्त्री एफिशिएंट है, तो हम उसके साथ 3 या 4 लेबर जोड़ देते हैं। एक ईंटा ले आएगा, एक बालू का और सीमेंट का घोल बनाएगा और तीसरा पहुंचाएगा। अब हमारा यहां पर क्या है, मिस्त्री एफिशिएंट है, वो तेजी से जोड़ देगा। बट हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में वो जो पहुंचाने वाला रास्ता है केवल एक है। तो भले ही ये मिस्त्री बहुत ही एफिशिएंट हो, बट चूंकि सप्लाई धीरे हो रहा है इसलिए उतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहा है। और ये जो सिंगल पाथ एग्जिस्टेंस है ये एक बॉटल नेक का काम करता है। बॉटल नेक मतलब समझते हो? बॉटल देखा आप लोगों ने? बॉटल की गर्दन पतली होती है और नीचे पेदा थोड़ा सा चौड़ा होता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है बॉटल को? बराबर बनाते तो क्या नुकसान था? वो जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि मान लो कभी बॉटल पलट जाए, अगर बराबर होगा तो भक्क से पूरा अंदर का लिक्विड बाहर गिर जाएगा। बट अगर बॉटल का नेक बहुत पतला है, नीचे पेंदी बहुत मोटा है, अगर वो गलती से पलट भी जाए, आप देखोगे पहली बार तो तेजी से गिरेगा, फिर वो एयर ले लेगा, भक्क से रुकेगा, फिर दोबारा फेंकेगा। इतने में आपके पास समय है कि आप उठा के खड़ी कर सको उसको। तो वो जो बॉटल नेक पतला गर्दन होता है उसका, वो करता क्या है? गति अवरोधक का काम करता है। वहीं से ये शब्द लिया गया है बॉटल नेक। तो ये जो सिंगल डेटा ट्रांसफर पाथ है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, ये एक गति अवरोधक का काम करता है, जो कि इस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। जरा सा हम अपने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने की कोशिश करें। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, जरा देखिए। पहला, इट हैज अ CPU which comprises of ALU, CU and general purpose registers। हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो CPU होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक CU, एक ALU और एक जनरल पर्पस रजिस्टर या ऑपरेशनल रजिस्टर या इंटरनल मेमोरी। समझ में आया? दूसरा, इट हैज अ मेन मेमोरी सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में एक मेन मेमोरी सिस्टम है जो अलग से बनाया गया है। याद करिए, बैबेज आर्किटेक्चर में वो CPU का पार्ट था, यहां पर वो एक अलग से मेन मेमोरी सिस्टम के रूप में हमारे कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है। तीसरा, इट हैज एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए सिस्टम अलग से इसमें दिया गया है। वो तो उसमें भी अलग ही था बैबेज आर्किटेक्चर में। समझ में आ रही होगी बात। चौथा, यहां पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिए क्या लिखा है हमने। वॉन न्यूमैन मशीन uses stored program concepts
and program as well as data both reside in the same memory. ये एक बड़ी चीज है, बड़ा चेंज है जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पहले जितने भी कंप्यूटर का विकास हो रहा था, जो कंप्यूटर के डिजाइन बन रहे थे, वहां पे प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने का कोई तरीका नहीं था। वहां पे निर्देश अलग से देने पड़ते थे, डेटा की मेमोरी अलग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर एक प्रोग्राम बनाना है 5 नंबर को ऐड करके एवरेज निकालने का, तो हमें बार बार इनपुट करना पड़ेगा उसका स्टेप। 5 नंबर इनपुट लो, 5 नंबर दीजिए, फिर हम इंस्ट्रक्शन देंगे, दोनों 5 नंबर को जोड़ो, उसने जोड़ा, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे क्या, उसको डिवाइड करो 5 से, जो सम आया वो करेगा, फिर जो रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले करो। अब ये 5-6 स्टेप्स मिल करके एक काम कर रहा है। तो पुराने कंप्यूटर के जो डिजाइन में थे, वहां पर हमारा प्रोग्राम जो बनता था अलग, और डेटा जो नंबर होते थे वो अलग स्टोर होते थे, दोनों की मेमोरी अलग अलग होती थी। और उसके पहले तो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम स्टोर भी नहीं होते थे, वो हर बार, अगर आपको एक ही प्रोग्राम को 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो 10 बार आपको इनपुट देना पड़ेगा, 10 बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में I'm sorry again, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं था। इस आर्किटेक्चर के अनुसार हमारा डेटा और प्रोग्राम दोनों एक ही मेमोरी में, यानी कि मेन मेमोरी सिस्टम में स्टोर होंगे। और ये मान लीजिए, यहीं से आपके दिमाग में बैठा दूं मैं पहले से, अगर किसी इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को रन करना है, आप चाहते हैं हमारा कंप्यूटर एक प्रोग्राम को रन करे, तो पहले उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। जब तक वो प्रोग्राम कंप्यूटर की मेन मेमोरी में नहीं लोड हुआ है, वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है। दिमाग में बैठा लीजिए, आगे फिर इसका रेफरेंस दूंगा मैं। इज इट क्लियर नाउ? आगे देखें। मेमोरी सिस्टम is a collection of large number of storage units known as cells. हमारा जो मेमोरी है जिस पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मेरी मेमोरी है, यहां से लेकर यहां तक हमारी मेमोरी है, मान लो, ठीक है ना। ये मेमोरी हमारे छोटे छोटे ऐसे खानों से मिलके बने हैं, ऐसे छोटे छोटे, इनको कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स। यानी कि हमारा मेमोरी ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना हुआ है, और हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन इन्हीं सेल के अंदर स्टोर होता है। और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे सिनेमा हॉल में हर चेयर का एक नंबर लिखा रहता है ना, रोल नंबर और सीट नंबर, वैसे इस हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम कहेंगे उस डेटा का मेमोरी एड्रेस। क्या कहेंगे? डेटा का मेमोरी एड्रेस। और हर एक मेमोरी लोकेशन को हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। हमें सपोज इस वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, तो इसका जो एड्रेस होगा, हम उसके थ्रू इस डेटा को, इस सेल को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपकी समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? यही लिखा है, मेमोरी सिस्टम ढेर सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है, और हर एक सेल को हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अगर हमें 50वां मेमोरी सेल को पढ़ना है तो शुरू के 49 पढ़ने के बाद ही हम 50वां पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली उस 50वें को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रैंडम है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंशियली ही पढ़ेंगे।
ये भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। ठीक। Execution of program in the memory was sequential unless altered by the program itself. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, बट मैं कोशिश करता हूं इसको आपको समझाने की। हमारा जो प्रोग्राम होता है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, is a series of instructions which is written in some proper sequence, which when executed properly will provide you the desired result. सरल शब्दों में कहें तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है? हमारे निर्देशों का एक कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा होता है, एक के बाद एक लिखा होता है। और अगर इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, जो हमें चाहिए। अब ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ये एग्जीक्यूट होगा कैसे? एक के बाद एक, पहले वाला पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यही लिखा गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन द मेमोरी वॉज सीक्वेंशियल, एक के बाद एक, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा। अनलेस, तब तक सीक्वेंशियली चलता है जब तक कि खुद प्रोग्राम में उसको चेंज न किया हो। जैसे कहीं इसमें कहीं एक इंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वापस चौथे पे जाओ, तो अब इस 8वें पे आ गया, दोबारा चौथे पे चला जाएगा। अब देखिए सीक्वेंशियल नहीं हुआ, यहां बदल गया। तो ये प्रोग्राम में खुद ही स्पेसिफाई किया गया होगा कि हम कहां पर अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सीक्वेंशियली से हटा करके नॉन सीक्वेंशियल करेंगे। और ये कह रहा है, ये आर्किटेक्चर बता रहा है क्या? कि हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा वो सीक्वेंशियली ही होगा जब तक कि उसमें प्रोग्राम में खुद ही उसको चेंज ना किया गया हो। लगे हाथ हम उस बॉटल नेक की भी चर्चा कर लें। हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की जो लिमिटेशंस हैं, जो कमी है, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो क्या है? इन अ वॉन न्यूमैन मशीन देयर इज ओनली अ सिंगल पाथ बिटवीन मेन मेमोरी एंड द कंट्रोल यूनिट। मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में के बीच में केवल एक सिंगल पाथ है, डेटा ट्रांसफर के लिए केवल एक पाथ है। इसलिए इवन इफ द सीयू इज वेरी फास्ट, भले ही हमारा सीयू बहुत फास्ट है, but due to limited supply of data between the memory and the CU, the speed of CU is limited. अब चूंकि सिंगल पाथ है और मेमोरी स्लो है, CU फास्ट है, तो डेटा ट्रांसफर के लिमिटेड स्पीड की वजह से हमारा CU की स्पीड भी लिमिटेड हो जाती है। दिस इज रेफर्ड टू एज वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इसी को कहते हैं वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। आई होप मैंने आपको इसके बारे में समझाने की जो कोशिश की वो आपके समझ में आया। तो आज इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।